हेलो बच्चों, सार्थक एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डी फार्मा फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। सबसे पहले जानते हैं इन दो टर्म्स के बारे में, व्हाट इज एनाटॉमी एंड व्हाट इज फिजियोलॉजी। एनाटॉमी मतलब हमारा बाहरी स्ट्रक्चर या अंदर का स्ट्रक्चर, उसका आकार कैसा है, कैसे वो बना है, उसकी क्या शेप है, ये सब कुछ हम एनाटॉमी में जानेंगे। आइए टेक्निकली हम देखते हैं डेफिनेशन में क्या है। स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड द रिलेशनशिप ऑफ इट्स पार्ट्स। एनाटॉमी जो पूरा स्ट्रक्चर हमें ऊपर से नीचे जो ह्यूमंस का हमें स्टडी करना है वो होता है एनाटॉमी के अंदर। नेक्स्ट है हमारा फिजियोलॉजी। लॉजी मतलब स्टडी, फिजियो फिजिकल, क्या चीज है, क्या फंक्शन है उसका। इसका डेफिनेशन स्टडी ऑफ द फंक्शंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड हाउ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्क टुगेदर टू मेंटेन लाइफ। मतलब डिफरेंट एनाटॉमी तो आपने स्ट्रक्चर पढ़ लिया, वो कैसे काम करता है, क्यों करता है और किस बॉडी से रिलेट करता है, उसका क्या फंक्शन है। जैसे हार्ट है, फॉर एग्जांपल हार्ट की आपने एनाटॉमी देखी, अब उसका स्ट्रक्चर, उसका क्या फंक्शन है, फिर वो कैसे रिलेट करता है पूरी बॉडी से, ये सबको हम फिजियोलॉजी में स्टडी करते हैं और इसी से हम पूरी लाइफ को स्टडी करते हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के सब्जेक्ट के अंदर। तो आइए शुरुआत करते हैं इसी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर। आज हम समझते हैं इन्हीं दो टर्म्स को डिफरेंट डिफरेंट वे में। सबसे पहले हम देखते हैं ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी, कि एनाटॉमी के अंदर भी हम किस प्रकार से विभाजन करेंगे और कैसे हम स्टडी करेंगे एनाटॉमी के स्ट्रक्चर्स को। फर्स्ट, ग्रॉस एनाटॉमी। इसमें क्या है, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड विजिबल स्ट्रक्चर्स जो कि विजिबल है टू द नेकेड आई। इसका मतलब जो हम अपनी ही आंखों से देख रहे हैं, बिना किसी माइक्रोस्कोप, बिना किसी मैग्निफिकेशन, जो हमें सामने दिखाई दे रहा है, वो सारे ऑर्गन्स की स्टडी ग्रॉस एनाटॉमी के अंदर की जाती है। हमें क्यों जरूरत है इस स्टडी की? ये जरूरत पड़ती है हमें जब हम कोई सर्जरी करते हो या हम फिजियोथेरेपिस्ट बनना चाहते हैं, तो हमें स्ट्रक्चर्स के बारे में, ग्रॉस एनाटॉमी जो विजिबल नेकेड आई है उनके बारे में समझना पड़ेगा कि हाँ, एल्बो पोर्शन क्या होता है, शोल्डर क्या होता है, हैंड क्या होता है, पाम क्या होता है, उसके अंदर के स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, उसमें कौन कौन सी बोन्स होती हैं, ये सबको हम ग्रॉस एनाटॉमी के अंदर कैटेगराइज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। हिस्टोलॉजी, हिस्टो मीन्स सेल्स, लॉजी मीन्स स्टडी, जिसमें हम सेल्स की स्टडी को करते हैं। स्टडी ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज अंडर माइक्रोस्कोप। इसका मतलब जैसे आपने बायोप्सी नाम सुना होगा, बायोप्सी में क्या होता है, कोई टिश्यू या कोई ऑर्गन डिसफंक्शन हो गया तो उसमें से थोड़ा सा पार्ट काट करके और उसे माइक्रोस्कोप में स्टडी किया जाता है। अब उसके स्ट्रक्चर्स, उसमें भी उसका स्ट्रक्चर देखते हैं, एनाटॉमी देखते हैं कि हाँ, जो नॉर्मल सेल है उसका ये स्ट्रक्चर होता है और जो मैल फंक्शन या कोई डिजीज सेल है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कैंसरस सेल्स है, तो उसका अलग फंक्शन होगा। तो इन सब की स्टडी को हम माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी या हिस्टोलॉजी के अंदर डालते हैं। नेक्स्ट है हमारा डेवलपमेंटल एनाटॉमी। इसको हमने अलग कैटेगराइज कर दिया गया। हम पूरे ह्यूमन के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन ये ह्यूमन कैसे डेवलप होता है एक एम्ब्रियो से, इसको भी हम एक कैटेगरी में विभाजन कर देते हैं। कैसे? स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल चेंजेस फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू बर्थ। इसका मतलब जैसे एक ट्यूब है, एक छोटी सी ट्यूब से कैसे एक हार्ट डेवलप होता है, कैसे एक हार्ट में 4 चैम्बर्स बनते हैं, ये एक एग्जाम्पल है जिसको हम स्टडी करते हैं डेवलपमेंटल एनाटॉमी के अंदर। कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, कैसे वूम में बेबी डेवलप करता है और कैसे उसके डिफरेंट ऑर्गन्स बनते हैं, इन सब की स्टडी को हम डेवलपमेंटल एनाटॉमी के अंदर लेते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा सरफेस एनाटॉमी, बहुत जरूरी। एनाटॉमी क्या है? स्टडी ऑफ बॉडी लैंडमार्क्स फॉर क्लिनिकल यूज। क्लिनिकल हमें बहुत ज्यादा, फार्मासिस्ट फॉर एग्जाम्पल जैसे फिजियोथेरेपिस्ट हो गए, उनको देखना है भाई हड्डी टूट गई, कहाँ से टूटी, कैसे टूटी, वो तो आपको टच करते हैं, या आपका गला दर्द हो रहा है या आपको बोलते हैं स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, तो वो टच करके देखते हैं कि हाँ भाई यहाँ स्वेलिंग है, यहाँ नहीं है। या फिर आपको जब इंजेक्शन लगता है तो वो वेन्स को टच करके देखते हैं कि हाँ भाई वेन्स कहाँ पे है। ये सब की स्टडी को हम सरफेस एनाटॉमी के अंदर लेते हैं। तो सरफेस मतलब बाहरी, पूरे जो आउटर स्ट्रक्चर विदाउट एनी डिसेक्शन हम जो स्टडी करते हैं उनको हमने सरफेस एनाटॉमी के अंदर लिया है। आगे हम देखते हैं ब्रांचेस ऑफ फिजियोलॉजी। तो हमने अभी पढ़ा कि ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी, अब हम पढ़ते हैं फिजियोलॉजी, उनके फंक्शंस, जो भी हमने स्ट्रक्चर पढ़ा उनके फंक्शंस को हम कैसे विभाजन करते हैं डिफरेंट डिफरेंट फिजियोलॉजी के अंदर। सबसे पहले है सेल फिजियोलॉजी, मतलब फंक्शंस ऑफ सेल्स। कैसे कोई हार्ट सेल, कैसे कोई कार्डियक सेल, कैसे कोई किडनी सेल, कैसे कोई लीवर सेल, सब अलग अलग टाइप के फंक्शंस करती है। इन सब को पढ़ने की एक कैटेगरी बनाई गई है जिसको कहते हैं सेल फिजियोलॉजी। दूसरा है सिस्टेमिक फिजियोलॉजी। इसमें क्या है? फंक्शन ऑफ स्पेसिफिक ऑर्गन सिस्टम।
जैसे हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रेटरी सिस्टम है, कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी, इन सबके सिस्टम को अलग अलग तरीके से पढ़ना इज कॉल्ड एज द सिस्टेमिक फिजियोलॉजी। जैसे कार्डियोवैस्कुलर में डिफरेंट उसके वेंट्रिकल्स के बारे में पढ़ना, एट्रियम के बारे में पढ़ना, कैसे ब्लड फ्लो होता है, क्या फंक्शन होता है लेफ्ट एट्रियम का, क्या फंक्शन होता है राइट एट्रियम का, ये सब की स्टडी। फॉर एग्जांपल जैसे लंग्स है तो लंग्स में भी क्या फंक्शन होता है एल्वियोली का, इन सब के स्ट्रक्चर्स को जो ये काम करते हैं उन सब की स्टडी हम सिस्टेमिक फिजियोलॉजी के अंदर करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी। पैथोजेंस, डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इसका जो श्रेय जाता है वो क्रेडिट सीधे डिजीज, बीमारियां जो डिफरेंट पैथोजेंस है जिसकी वजह से हमें बहुत सारी बीमारियां होती हैं, तो इन सब की स्टडी। फंक्शनल चेंजेस ड्यूरिंग द डिजीजेस, बॉडी में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, आपको खांसी हुई, इतनी ज्यादा स्वेलिंग हो गई, क्या फंक्शन है, तो इसकी स्टडी को भी हम पैथोफिजियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। तो ये स्पेशली बैक्टीरियल से रिलेटेड हो सकता है, वायरस से भी इन्फेक्शन हो सकता है, डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंगस से भी इन्फेक्शन हो सकता है, जो भी हमारी बॉडी को हित पहुंचाते हैं उन सबको हम पैथोफिजियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। आगे देखते हैं, आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, क्या रिलेशन है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बीच में। एनाटॉमी जो हमने पूरे स्ट्रक्चर पढ़े बॉडी के, डिफरेंट ब्रांचेस हमने देखी, फिर हमने फिजियोलॉजी में देखा उसके डिफरेंट फंक्शंस। अब इन दोनों को रिलेट करें। फॉर एग्जांपल क्या है ये, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन दैट आर क्लोजली रिलेटेड। आपके सामने एक एग्जांपल भी दे रखा है कि जैसे थिन वॉल्स ऑफ एल्वियोली, यहाँ पे डायग्राम में हम देख सकते हैं, ये छोटे छोटे ये जो लॉब्यूल्स दिख रहे हैं जो हमारे लंग्स के अंदर होते हैं, जिनके थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड जो भी एक्सहेल करते हैं, जो भी इनहेल किया, वो सब में सब कमाल है इन एल्वियोली का। तो क्या है, द थिन वॉल्स ऑफ एल्वियोली, ये तो हो गया स्ट्रक्चर, ये होगी इसकी एनाटॉमी, एनाटॉमी के अंदर कैटेगरी। देन अलाउ रैपिड गैस एक्सचेंज, ये हो गया इसका फंक्शन। तो हमने देखा कि एक ऑर्गन, फॉर एग्जांपल हार्ट में हमने चैम्बर्स पढ़े, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पढ़े, फिर उनका फंक्शन क्या करते हैं, वो पंपिंग ब्लड, कहाँ से कौन से डायरेक्शन से पंप जा रहा है, वेंट्रिकल से जा रहा है, लेफ्ट एट्रियम से राइट में जा रहा है कि राइट से लेफ्ट में जा रहा है, ये सब की स्टडी भी एक दूसरा एग्जाम्पल है रिलेशनशिप इन बिटवीन द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कोप ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें फर्स्ट, अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन बॉडी इन हेल्थ एंड डिजीजेस। कोई भी डिजीज हुई, कोई भी बीमारी हुई, तो सबसे पहले हम बॉडी का स्ट्रक्चर, क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस आ रहा है किसी भी चीज में, जो भी इन्फेक्शन हुआ या किससे हमें डिजीज कॉज हुई, फॉर एग्जाम्पल कोई एक्सीडेंट भी अगर हुआ तो हमारी बॉडी में क्या चेंजेस है, क्या मैल फंक्शन है, हमें कैंसर हो गया, किसी भी टाइप का कैंसर हो गया, तो उसमें हमारी बॉडी डिफरेंट फंक्शंस करती है, क्या रिस्पॉन्स है, इन सब की स्टडी, अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन बॉडी इन हेल्थ एंड डिजीजेस। तो इसका एक स्कोप यही है कि एनाटॉमी इसमें जानना बहुत जरूरी है, बॉडी के स्ट्रक्चर की। तभी हम सबसे पहले क्या है कि नॉर्मल फंक्शन और बॉडी का स्ट्रक्चर अगर हमें अच्छे से पता है तो जो भी एबनॉर्मेलिटी हमारी बॉडी में हो रही है उन सबको जानना, डिजीज, किसी भी डिजीज की वजह से बहुत ईजी हो जाता है। तो ये एक ब्रांच है या फिर स्कोप है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर। दूसरा, फाउंडेशन फॉर मेडिकल एंड फार्मास्यूटिकल साइंसेस। क्यों भाई, जो भी है मेडिकल, दवाइयां से रिलेटेड आ जाता है। क्या है इसमें फार्मास्यूटिकल साइंसेस में बहुत सारे ब्रांचेस आपने पढ़ी होगी कि ड्रग डिजाइनिंग के उसमें, या ड्रग सिंथेसिस के उसमें, या फिर ड्रग डेवलपमेंट के उसमें, डिफरेंट फील्ड्स जो इसके अंदर स्टडी की जाती है, उसका भी एक स्कोप हो सकता है। इसको हम आगे देखेंगे कि डिफरेंट रिसर्च में कैसे फार्मास्यूटिकल साइंसेस, फाउंडेशन मेडिकल के उसमें कैसे वो रिस्पॉन्स करते हैं और कैसे वो परफॉर्म करते हैं, कैसे वो ड्रग्स को मेटाबोलाइज या फिर स्टडी करते हैं या फिर कैसे कमर्शलाइज करते हैं, इन सब का भी एक स्कोप है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को पढ़ते हुए। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन इन ड्रग थेरेपी। ड्रग के थ्रू किसी डिजीज का निवारण करना, किसी बीमारी का इलाज करना, ये भी एक प्रकार की, इसके लिए भी हमें ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की स्टडी की जरूरत पड़ती है। देन रोल इन पेशेंट केयर, वेरी इंपॉर्टेंट। हम ये सारी चीजें क्यों पढ़ रहे हैं, ह्यूमन एनाटॉमी क्यों पढ़ रहे हैं, एक पेशेंट है, उसकी बॉडी है, उसका स्ट्रक्चर हमें जानना है, उसके सारे बॉडी स्ट्रक्चर्स का फंक्शंस हमें जानना है, और उसमें जो एबनॉर्मेलिटी हो रही है या फिर कोई वो ड्रग ले रहा है, ड्रग से जो भी एबनॉर्मेलिटी हो रही है उसको साइड इफेक्ट्स को स्टडी करना और उनके वेलफेयर के लिए उनकी डोसेज डिसाइड करना या फिर उनको साइड इफेक्ट से हटाना, उनको डिफरेंट ड्रग्स के बारे में भी और बताना जिससे कि वो उनको टॉक्सिसिटी बहुत कम हो और या फिर बिल्कुल ना के बराबर हो। तो इन सब की स्टडी भी हम रोल इन पेशेंट केयर में करते हैं। देन नेक्स्ट स्कोप होता है इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। कोई भी आपको ड्रग डेवलप करनी है, कोई भी आपको ड्रग मार्केट में लानी है, तो उससे पहले बहुत सारे
उसके स्टेप्स होते हैं। इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करने में डिफरेंट साइंटिस्ट जो है कैसे ड्रग डिजाइन करते हैं, कैसे रिसेप्टर्स पे बाइंड करेगा, कंप्यूटेशनल स्टडी करते हैं, इन सिलिको स्टडी करते हैं, फिर उसकी इन विवो स्टडी करके फिर वो क्लिनिकल फेज 2, क्लिनिकल फेज 3, क्लिनिकल फेज 4, तब जाके वो कमर्शलाइज होती है। तो इन सब की स्टडी का भी एक बहुत बड़ा स्कोप है एनाटॉमी एंड स्ट्रक्चर फिजियोलॉजी का इन स्कोप इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। देन अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन बॉडी इन हेल्थ एंड डिजीजेस, कैसे क्या अंडरस्टैंड करें, आइए देखते हैं क्या है। प्रोवाइड्स द बेसलाइन, ये प्रोवाइड करते हैं बेसलाइन नॉलेज टू आइडेंटिफाई एबनॉर्मेलिटीज। ऑब्वियसली जब आपको नॉर्मल फंक्शन बॉडी का पता है, स्ट्रक्चर पता है, तो कुछ भी अगर फंक्शन से डिफरेंट हुआ, फॉर एग्जांपल लंग्स है, लंग्स के अंदर एल्वियोलिस है, ठीक है, एल्वियोलिस के पास में सर्फेक्टेंट्स हैं। सर्फेक्टेंट्स क्या है, जैसे म्यूकस हमारे बॉडी लंग्स में बहुत ज्यादा बन रहा है तो उस म्यूकस को खत्म करता है सर्फेक्टेंट, जस्ट लाइक अ सर्फ, वो सब साफ करता है। और यही आपको पता है कि सर्फेक्टेंट का क्या फंक्शन है भाई, म्यूकस को हटाना, ज्यादा बढ़ने ना देना। और उसमें बॉडी में अगर कोई मेल फंक्शन हुआ तो वो सर्फेक्टेंट काम करना बंद कर देगा, तो फिर बॉडी में कहते हैं ना, लंग्स में कहते हैं ना पानी भरना शुरू हो गया, ये पानी क्या है, ये म्यूकस ही है, उस सर्फेक्टेंट्स ने काम करना बंद कर दिया किसी इन्फेक्शन की वजह से, तो उसकी वजह से लंग्स में पानी भर गया, मीन्स म्यूकस पूरा भर गया, मतलब जो बंदा है वो सांस ही नहीं ले पा रहा है, उसके लंग्स तो पूरे भरे हुए हैं। तो यही सब, तो ये प्रोवाइड करता है बेसलाइन नॉलेज टू आइडेंटिफाई द एबनॉर्मेलिटीज, हमारी बॉडी में क्या एबनॉर्मल है। जब आपको एल्वियोली के फंक्शन पता है, एल्वियोली का स्ट्रक्चर पता है, भाई उसके स्ट्रक्चरल चेंजेस आए, आपने देखा उसमें एबनॉर्मेलिटी आई कि हाँ भाई जो फ्लूइड उसमें भर गया है, तो ये है बेसलाइन नॉलेज ऑफ आइडेंटिफाई द एबनॉर्मेलिटीज। द नेक्स्ट इज हेल्प्स अंडरस्टैंडिंग हाउ डिजीजेस डिस्टर्ब नॉर्मल बॉडी फंक्शन। ऑब्वियसली ये भी इसी बात से रिलेट करता है कि ये हम इससे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि क्या कैसे एक कोई बीमारी किसी नॉर्मल बॉडी फंक्शन की वजह से, नॉर्मल बॉडी फंक्शन से एबनॉर्मल बिहेव करने लगती है। हम इसको बहुत जल्दी जान पाएंगे तभी जब हम बॉडी के एनाटॉमी को देखेंगे और हर एक एनाटॉमी के फंक्शंस को देखेंगे और फंक्शंस को जानेंगे और बिल्कुल अच्छे से याद करेंगे, तभी हम फटाफट बता सकते हैं कि हाँ भाई इसको ये जो डिजीज है ये इससे रिलेटेड है, क्योंकि नॉर्मल बॉडी फंक्शन ये होता है या नॉर्मल ऑर्गन फंक्शन ये होता है, इसमें एबनॉर्मल फंक्शन ये हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम इसके अंदर देखते हैं। इसके एग्जाम्पल में क्या दे रखा है, जैसे नॉर्मल हार्ट बीट, हमें नॉर्मल हार्ट बीट जो भी आपकी वेव्स होती है, जो भी आप पढ़ते हैं हार्ट के फंक्शन, कैसे वो सिग्नल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीक्स होती हैं, उसके पीक्स में कुछ डिस्टर्बेंस होना, हार्ट फेलियर उसी से पता लगाते हैं, उसके लिए एक मशीन भी होती है ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। तो उसके एबनॉर्मेलिटीज को हम बहुत जल्दी इसी से पता लग जा सकते हैं अगर हमें ह्यूमन की एनाटॉमी अच्छे से पता हो और उसकी फिजियोलॉजी पता हो। आइए फिर नेक्स्ट चीज देखते हैं क्या है, फाउंडेशन फॉर, क्या नींव है, क्या नींव है मेडिकल और फार्मास्यूटिकल साइंसेस की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के रिलेशन में, आइए जानते हैं। बेसिस फॉर फर्स्ट इज पैथोलॉजी, पैथोलॉजी फिर से डिजीज, स्टडी ऑफ डिजीजेस। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया वो लंग्स का, लंग्स में सबसे पहले क्या है, एनाटॉमी, आपको एनाटॉमी पता होनी चाहिए, फिर फिजियोलॉजी, उसके फंक्शंस भी आपको पता है। अब उसमें कोई फंक्शंस में एबनॉर्मेलिटी हुई तो इसको हम बहुत अच्छे से पता कर सकते हैं, तो ये एक स्टडी पैथोलॉजी बहुत बड़ा बेसिस है किसी भी फाउंडेशन फॉर मेडिकल एंड फार्मास्यूटिकल साइंसेस का। द नेक्स्ट इज फार्मेकोलॉजी, फार्मेकोलॉजी स्टडी ऑफ ड्रग्स, फार्मेकोलॉजी स्टडी ऑफ ड्रग्स, किसी भी ड्रग को काम करने के लिए स्पेसिफिक टारगेट की जरूरत होती है और वो टारगेट कहाँ बॉडी के अंदर कहाँ फंक्शन कर रहा है, कौन से सेल्स में प्रेजेंट है, कैसे वो फंक्शन करेगा, तो ये सारी स्टडी हम फार्मेकोलॉजी के अंदर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लीवर, लीवर की एनाटॉमी हमको पता है, उसके फंक्शंस हमको पता है, तो ऑब्वियसली उसके सेल्स या टिश्यूज के जो रिसेप्टर्स है उनके बारे में हमें जानना होगा। उसके बाद रिसेप्टर्स जानने के बाद हमें अपने ड्रग का स्ट्रक्चर ऐसे मेटाबोलाइज या ऐसे बनाना होगा ताकि वो लीवर के रिसेप्टर्स पे ही जाके बाइंड करे। तो इन सबको हम फार्मेकोलॉजी स्टडी ऑफ ड्रग्स करते हैं कि हम ऐसे ड्रग्स, ऐसे रिसेप्टर्स बनाए कि जाके वो हमारा जो टारगेट, जिस डिजीज के लिए हमने ड्रग्स बनाई है, वो उसी ऑर्गन के पास जाकर उसी बीमारी को रिसेप्टर से बाइंड करे और वहीं पे उस डिजीज का खात्मा करे। देन फार्मास्यूटिक्स, ड्रग फॉर्मुलेशन डिजाइन, इसमें पढ़ा जाता है कि कैसे ड्रग्स हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होती है, कैसे हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होकर डिस्ट्रीब्यूट होती है और कैसे डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद एक्सक्रीट होती है। इन सब की स्टडी को हम फार्मास्यूटिक्स में पढ़ते हैं। तो इसमें भी हमें पहले एनाटॉमी का पता होना चाहिए, फिर डिफरेंट बॉडी के फंक्शंस का पता होना चाहिए, फिर ड्रग्स का भी पता होना चाहिए कि कैसे वो इफेक्ट करेगा, कैसे वो एब्जॉर्ब करेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे टैबलेट्स है, टैबलेट्स को हम क्या
ओरली लेते हैं तो और हम डाइजेस्टिव सिस्टम का उसका स्टडी करेंगे। अब जैसे इंजेक्शंस हो गए, इंजेक्शंस क्या है, इंट्रावेनस लेते हैं, इंट्राडर्मल लेते हैं, तो ये सब इंजेक्शंस क्या है, तो फिर वेन्स, तो हमें उसकी स्टडी, उसकी एनाटॉमी, उसके फंक्शंस के बारे में पढ़ना पड़ेगा। और कोई स्मॉल चिप्स भी आजकल आ गई है कि आपने स्किन पे टच किया डर्मल और वो वहीं से ड्रग एब्जॉर्ब हो गया, तो उसके पाथवे को, इन सबको स्टडी करते हैं हम फार्मास्यूटिक्स के अंदर। और इसके बाद भी जब ड्रग्स कैसे रिलीज होगी, कैसे एक्सट्रीट होगी, क्या उसका लाइफ स्पैन है, ऐसा तो नहीं है कि ड्रग्स हम एक बार ले तो वो जिंदगी भर आपके काम ही करेगी, उसका भी एक डोसेज होगा, उसकी भी एक लाइफ स्पैन होगी, जिसके बाद वो काम करना बंद हो जाएगी। कि क्या पता, कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो 1 घंटे 2 घंटे काम करे, कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो 1 महीने काम करे, उसके बाद उसकी लाइफ स्पैन डिसाइड होने के बाद फिर उसका एक्सक्रीशन हो जाता है। देन नेक्स्ट है क्लिनिकल फार्मेसी, पेशेंट केयर एंड थेरेपी ऑप्टिमाइजेशन। हमें जब एनाटॉमी और फिजियोलॉजी दोनों ह्यूमन की पता होगी, तभी हम पेशेंट केयर की तरफ बहुत अच्छे से बढ़ सकते हैं कि क्या एबनॉर्मेलिटी हो रही है, क्या डोसेज से उसे टॉक्सिसिटी हो रही है, क्या उसके एबनॉर्मेलिटीज, और इन सबको स्टडी करते हुए हम इनको पेशेंट केयर एंड थेरेपी को ऑप्टिमाइज करते हैं। तो ये हम देखते हैं क्लिनिकल फार्मेसी के अंदर। देन नेक्स्ट हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ ड्रग थेरेपी। सबसे पहले क्या है, थेरेपी में क्या यूज करते हैं, ड्रग टारगेट आइडेंटिफिकेशन, अंडरस्टैंडिंग विच ऑर्गन और टिश्यू विल बी अफेक्टेड। तो ड्रग्स को सबसे पहले डेवलप करने के पहले उसको देखा जाता है कि कैसे सॉल्युबिलिटी है, वो वाटर सॉल्युबल है कि नहीं, क्योंकि हमारी बॉडी क्या है 70% वाटर से बनी है, तो वो या तो फिर वाटर सॉल्युबल भी हो सकता है या तो फिर वो लिपिड सॉल्युबल भी हो सकता है। तो ड्रग्स का हमें इनटेक ऐसा बनाना है कि वो अच्छे से, हमारी बॉडी मेन टारगेट है कि एब्जॉर्ब हो जाए, और एब्जॉर्प्शन होने के बाद वो अच्छे से मेटाबोलाइज हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई ड्रग आपने ली ओरली लेने के बाद क्या किया, स्टमक ने उसको, एसिड है ऑब्वियसली ब्रेक कर दिया, तो जो ड्रग का फंक्शन है वो कंप्लीट फिनिश ही नहीं हो रहा है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि ड्रग्स को या तो हम उसे प्रो ड्रग बनाएं, प्रो ड्रग मींस ऐसा कुछ बनाएं कि जो जैसे हमारे स्टमक में वो जाए मेडिसिन, तो उसके आउटर स्ट्रक्चर्स खाली बॉन्ड ब्रेक करे और जब तक वो लीवर में पहुंचे तब वो एक्टिवेट हो डिफरेंट एंजाइम से। साइटोक्रोम फॉर एग्जांपल, साइटोक्रोम P450 एंजाइम होता है लीवर का, जिसकी वजह से वो ड्रग अच्छे से मेटाबोलाइज हो जाती है, फिर उसके बाद वो टारगेट में जाके अपना फंक्शन करती है, फंक्शन करने के बाद वो नॉर्मल एक्सक्रीशन करती है। देन नेक्स्ट क्या है, डोसेज फॉर्म। डोसेज फॉर्म डिजाइन, टैबलेट्स। डोसेज फॉर्म डिजाइन से क्या मतलब है, कोई छोटा बच्चा है और कोई बड़ा एडल्ट है, दोनों की डोसेज क्या सेम रहेंगी, नहीं, उनका अलग बॉडी है, उनका अलग बॉडी वेट है, उनका अलग बॉडी मास इंडेक्स है, तो उसको देखते हुए इन डोसेज को सिलेक्ट किया जाता है और डिफाइन किया जाता है कि हाँ भाई 5 mg जो है वो इस बच्चे को दिया जाए, और इसी मेडिसिन का जो 10 mg अगर एडल्ट है या उसका इतना ज्यादा वेट है तो उसको 10 mg दिया जाए। तो टैबलेट्स ऐसे ही इंजेक्शंस एंड इनहेलर्स बेस्ड ऑन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, कि क्या उसकी एनाटॉमी है, कितना वो बच्चा बड़ा है या वो एडल्ट है, या फिर बॉडी मास, या फिर उसका फिजियोलॉजी, उसके क्या फंक्शन है, उसे कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है, किसी को डायबिटीज तो नहीं है, या किसी को किडनी फेलियर या फिर किडनी में एबनॉर्मेलिटीज तो नहीं है, किसी का लीवर तो बिल्कुल इन्फेक्टेड नहीं है। तो ये सबको देखते हुए डोसेज का फॉर्मेशन होता है। द नेक्स्ट है डोज एडजस्टमेंट बेस्ड ऑन ऑर्गन फंक्शन। जैसे वही हमने एग्जाम्पल दिया कि किसी का किडनी, लीवर एंड लंग्स, यही तीनों इंपॉर्टेंट। अगर लंग्स में हमें देखना है भाई किसी का लंग्स बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी नहीं बियर कर सकता है किसी ड्रग का, तो उसे डिफरेंट क्लास ऑफ ड्रग्स दी जाती है। ऐसे ही किडनी का है, किसी को भाई एक बार किडनी फेलियर हो चुका है और उसको मेडिसिन देनी है, तो वो उसका कैटेगरी एज कंपेयर टू नॉर्मल किडनी मैल फंक्शन अलग होगा। तो ये सब डोसेज एडजस्टमेंट के अंदर पढ़ा जाता है। तो ये है एप्लीकेशन इन ड्रग थेरेपी। देन रोल इन पेशेंट केयर, क्या है रोल इन पेशेंट केयर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर। फर्स्ट क्या है, काउंसलिंग पेशेंट्स अबाउट देयर डिजीजेस एंड मेडिसिन। कोई भी मेडिसिन ऐसे ही डोसेज इजाद नहीं होती है, या ऐसे ही आप मोबाइल पे नहीं देख लेते हैं फटाफट कि हाँ भाई ये मेडिसिन है, इसके साइड इफेक्ट्स है। उस ड्रग्स की बहुत बार पेशेंट पर भी स्टडी होती है कि हाँ भाई ये पेशेंट ने ये एबनॉर्मेलिटी बताई खाने के बाद, ये साइड इफेक्ट बताया, ये साइड इफेक्ट बताया, तो इतनी सारी एनालिसिस के बाद तब एक ड्रग के साइड इफेक्ट्स को लिखा जाता है। तो ये है काउंसलिंग विद पेशेंट्स। तो पेशेंट्स को एडमिनिस्ट्रेशन करने के बाद ड्रग, उनकी काउंसलिंग की जाती है, उनसे पूछा जाता है कि आपके कोई साइड इफेक्ट्स क्या है, आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। तो ये सब की हम रोल इंपॉर्टेंट होता है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का, कि हम उसकी स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कोई भी बॉडी, फॉर एग्जांपल हैंड में कोई इन्फेक्शन हुआ तो हमने वहां पे एक इंजेक्शन दिया एंटीबायोटिक का। एंटीबायोटिक का देने के बाद हमने देखा उसकी कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। वैसे आजकल तो सबसे पहले एंटीबायोटिक टेस्ट ही होता है, सेंसिटिविटी टेस्ट होता है बॉडी में, टेस्ट होने के बाद ही उसे एप्लीकेशन किया जाता है। लेकिन उसके बाद भी अगर कोई साइड इफेक्ट होता है तो इन सबको हम पेशेंट केयर के रूप में इसमें देखते हैं।
देन मॉनिटरिंग द थेरेपेटिक इफेक्ट्स एंड साइड इफेक्ट्स, मॉनिटर करना, जैसे पेशेंट को क्यों एडमिट किया जाता है हॉस्पिटल में, यही कोई एप्लीकेशन या कोई एंटीबायोटिक एडमिनिस्ट्रेशन करने के बाद नर्स आके बार बार पूछती है आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो बताते हैं हाँ भाई एक घंटे बाद तो सही था, लेकिन 3-4 घंटे बाद मुझे वॉमिटिंग होने लगी बहुत। तो यही सब मॉनिटरिंग द थेरेपेटिक इफेक्ट्स, जो भी आपने दवाई दी है तो उसके थेरेपेटिक इफेक्ट्स जो है या साइड इफेक्ट्स है उसको स्टडी करते हैं हम, ये है रोल इन पेशेंट केयर। द नेक्स्ट, एडवाइसिंग लाइफस्टाइल चेंजेस टू सपोर्ट द थेरेपी, हम उनको बताते हैं कि हाँ भाई ये आप प्रॉपर डाइट फॉलो करिए, ये लाइफस्टाइल जिया करिए, ज़्यादा मीठा ना खाया करिए, या फिर फाइबर्स ज़्यादा अपनी बॉडी में कंज्यूम किया करिए। तो ये हेल्दी लाइफस्टाइल्स के लिए भी रोल इन पेशेंट केयर में इन्वॉल्वमेंट होता है, ताकि जो ह्यूमन की एनाटॉमी है और जो उसकी फिजियोलॉजी है वो नॉर्मल फंक्शनिंग बिल्कुल चलती रहे। देन स्कोप इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या स्कोप है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को पढ़ते हुए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में? आइडेंटिफाइंग द न्यू ड्रग टारगेट्स ऑर्गन्स एंड रिसेप्टर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कोई भी ऑर्गन है, कोई भी एक सेल है, उसके ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं, उन्हीं रिसेप्टर्स की स्टडी करके हम अपने ड्रग्स के स्ट्रक्चर को मोबिलाइज या फिर डिफरेंट तरीके से हम उसे मेटाबोलाइज करने के लिए बॉडी में हम डिफरेंट चेंजेस करते हैं ऑर्गन्स एंड रिसेप्टर्स, तो ये हम आइडेंटिफाई करते हैं न्यू ड्रग को। फॉर एग्जांपल कोई भी ड्रग है, वो फंक्शन कर रही है, वो रिसेप्टर्स पे जाके कार्बोहाइड्रेट्स के रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड कर रही है किसी सेल के, और जो डिफरेंट ड्रग हम देंगे स्ट्रक्चर्स उनके चेंज करेंगे, इन सिलिको स्टडी करेंगे, देन इन विवो स्टडी करेंगे। हमने कार्बोहाइड्रेट की जगह हमने डायरेक्ट प्रोटीन्स या फिर प्रोटीन्स के या लिपिड्स के जो रिसेप्टर्स है उसमें ड्रग्स को बाइंड करके देखा, पेशेंट को जो साइड इफेक्ट हो रहा था अब बिल्कुल नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये जो टारगेट है हमें बहुत अच्छा मिला है। तो ये सब कंप्यूटेशनल बायोलॉजी स्टडी, इन सब की स्टडी के बाद हम कोई आइडेंटिफाई करते हैं न्यू ड्रग्स और उसके टारगेट्स, देन उसकी क्लिनिकल स्टडी, देन एनिमल मॉडल स्टडी। तो ये बहुत अच्छा स्कोप है in case of research and development. Then designing novel delivery systems, insulin pens and transdermal patches. हमने देखा कि जो कोई कुछ टैबलेट हमने मतलब ओरली किसी पेशेंट को दी तो वो बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं हुई, वो सीधे एक्सक्रीट कर गई, तो हमने ड्रग्स का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो वे ही चेंज कर दिया, हमने उसे इंट्रावेनस देने की कोशिश की, इंट्रावेनस से भी देखा कि कुछ घंटे एब्जॉर्प्शन हुई लेकिन उसके बाद भी एक्सक्रीशन हो गया, फिर हमने क्या किया, उसे स्किन के थ्रू ट्रांसडर्मल देने की कोशिश की, तब हमने देखा कि उस ड्रग का ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो इन्हीं सब की स्टडी, फॉर एग्जांपल जैसे इंसुलिन पेंस आपको दिया, या फिर एग्जांपल ट्रांसडर्मल पैचेस, ऐसे ट्रांसडर्मल पैचेस हैं जो इसको आपने स्टिक किया और वो बॉडी में आपके बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो गया, एब्जॉर्ब होने के बाद जल्दी मेटाबोलाइज हो गया और जल्दी आप सही हो गए एज कम्पेयर टू कोई टैबलेट अगर आप ओरल लेते। तो ये सबके डिजाइन करते हैं हम नोवेल डिलीवरी सिस्टम, ताकि वो ड्रग्स जल्दी से आप में एब्जॉर्ब हो और जल्दी से आप ठीक हो जाए। देन इम्पॉर्टेंस इन फार्मेसी, फार्मेसी में एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का क्या इंपॉर्टेंस है देखते हैं। अंडरस्टैंडिंग ड्रग एक्शंस, साइट ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म एंड इफेक्ट। ड्रग का एक्शन क्या है, कैसे वो एक्ट करेगा, क्या उसका मैकेनिज्म है, क्या उसका पाथवे है, कहाँ से वो चलेगा, कहाँ पे इफेक्ट होगा, कहाँ पे वो उसके बॉन्ड टूटेंगे, कैसे वो रिसेप्टर से बाइंड होगा, और फिर उसका क्या इफेक्ट होगा, क्या जिसके लिए हमने ड्रग बनाई क्या उस डिजीज को या उस कैंसर सेल्स को वो मार रहा है, क्या वो उस बैक्टीरिया को खत्म कर रहा है बॉडी में। तो इन सब के ड्रग एक्शन को हम इंपॉर्टेंस, वेरी इंपॉर्टेंट है इन केस ऑफ फार्मेसी। द नेक्स्ट, डिजाइनिंग डोसेज फॉर्म्स अकॉर्डिंग टू द बॉडी सिस्टम, जो कि हमने देखा कि बॉडी मास इंडेक्स के थ्रू किसी भी पेशेंट का डोसेज डिसाइड किया जाता है। किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन में जो भी आपको एंटीबायोटिक दी जाती है, बोला जाता है कि हाँ भाई ये जो बच्चा है इसे आधी आधी गोली 2 दिन तक बस खिलाइए, और जो बड़े हैं उन्हें एक टैबलेट 3 दिन तक खिलाइए। क्यों है? ड्यू टू डिफरेंस इन बिटवीन द एज एंड वेट एंड मास एंड स्ट्रक्चर्स, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, उसकी फिजियोलॉजी में डिफरेंस की वजह से। द नेक्स्ट, डिटेक्टिंग एंड प्रिवेंशन साइड इफेक्ट्स रिलेटेड टू स्पेसिफिक ऑर्गन्स। किसको डिटेक्ट करना, प्रिवेंशन करना साइड इफेक्ट्स को रिलेटेड टू स्पेसिफिक ऑर्गन। जैसे लीवर है, कोई आपने ड्रग दिया, ठीक है, तो लीवर में जाके भाई वो स्वेलिंग कर रहा है, तो उसको डिटेक्ट करना, कैसे डिटेक्ट करेंगे, उसकी एनालिसिस के थ्रू, ब्लड के थ्रू, ब्लड में देखेंगे, उसकी टेस्टिंग करेंगे, देन उसका प्रिवेंट करना साइड इफेक्ट्स। आपने देखा कि भाई इस पेशेंट को इसका KFT या LFT वैल्यू ज़्यादा आ रहा है, तो इसमें क्या करते हैं कि भाई ये जो डोसेज है इसको कम किया जाए ताकि उस पेशेंट्स के साइड इफेक्ट्स कम हो, लेकिन वो दवा बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसी से क्योर हो रहा है। तो इन सबको स्पेसिफिक ऑर्गन से रिलेटेड हम प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन करते हैं इन केस ऑफ फार्मेसी के अंदर,
in relation to anatomy and physiology. So professional and career importance क्या है, क्यों ज़रूरी है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ने की एक फार्मासिस्ट को? क्योंकि ड्रग डेवलपमेंट करने से लेकर कंपाउंडिंग तक और डिस्पेंसरी तक सब पे बहुत भारी है कौन? फार्मासिस्ट। तो बहुत ज़रूरी है आपको ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में सारी जानकारी होना। डॉक्टर्स, ऑब्वियसली डॉक्टर्स तो ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ते ही हैं, फिर उनके तो कोर्स में ही है एमबीबीएस में, देन उसकी स्ट्रक्चर्स, उनके डिफरेंट फंक्शंस क्या क्या है उन्हें भी पढ़ा जाए, तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर्स को भी ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, उसके बारे में सारी जानकारी। नर्सेज, ऑब्वियसली वो तो डायरेक्ट जिस सबके लिए ये सब काम हो रहा है, पेशेंट केयर सबसे ज़्यादा नर्सेज ही करती हैं, नर्सेज ही, क्योंकि डायरेक्ट आई विटनेस हैं किसी भी सिम्टम्स के। अगर पेशेंट को कोई प्रॉब्लम हुई तो उन्हें तो बहुत ज़रूरी है किसी भी एनाटॉमी को अच्छे से समझना और उनके फंक्शंस को जानना। देन फिजियोथेरेपिस्ट, ऑब्वियसली जैसे हमने लैंडमार्क्स सरफेस एनाटॉमी के बारे में पढ़ा कि उन्हें बहुत अच्छे से एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स को जानना ज़रूरी है, कहाँ पे कौन सी पोजीशन है, कौन से पोजीशन में क्या चीज़ लाई करती है, फीमर हड्डी कहाँ है भाई, और सारी बोन्स डिफरेंट टाइप्स कहाँ है। तो फिजियोथेरेपिस्ट तभी वो सारी चीज़ें जान पाएंगे कि हाँ ये इस बॉडी फंक्शन में ये प्रॉब्लम है, तो इसकी स्टडी से हमें ये पता चलता है कि हाँ भाई इसकी कैसे थेरेपी करवानी है। देन क्लिनिकल रिसर्चर्स, ऑब्वियसली जो भी हम क्लिनिकल स्टडी कर रहे हैं उन रिसर्चर्स को भी जानना बहुत ज़रूरी है कि हाँ भाई ये जो ऑर्गन है, इसके ऑर्गन में ये सब टिश्यूज पाए जाते हैं, इन टिश्यूज के अंदर ये सेल्स पाए जाते हैं, इन सेल्स के ऊपर ये रिसेप्टर्स पाए जाते हैं और इन रिसेप्टर्स पे हमारा ड्रग अच्छे से काम कर सकता है। तो ये सब है क्लिनिकल रिसर्चर्स के अंदर। तो इन सभी फील्ड में इन सभी लोगों को बहुत ज़रूरी है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में नॉलेज होना। तो आइए जो भी हमने स्ट्रक्चर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ा, हम एक बार जान लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। समरी में सबसे पहले हमने एनाटॉमी पढ़ी कि एनाटॉमी फील्ड के बारे में पढ़ा, क्या उसकी डेफिनेशन है जिसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, पूरा मैप ऑफ बॉडी को हम स्टडी करते हैं। देन फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ा, फिजियोलॉजी उन ऑर्गन का क्या फंक्शन है इसको स्टडी किया जाता है, इसके ब्रांचेस के बारे में भी हमने देखा। देन रिलेशनशिप इन बिटवीन देम, स्ट्रक्चर और फंक्शंस में क्यों कैसे ये इंटरलिंक्ड है, ये भी हमने कुछ एग्जांपल्स पढ़े। फिर हमने इनके ब्रांचेस डिफरेंट पढ़े, एनाटॉमी के क्या ब्रांचेस है, ग्रॉस है, माइक्रोस्कोपिक है, डेवलपमेंटल है, चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में। देन सर्विसेज, सरफेस एनाटॉमी के बारे में हमने पढ़ा। देन फिजियोलॉजी में सेल के डिजीजेस के बारे में, देन सिस्टेमिक है, ऑर्गन सिस्टम के बारे में। देन पैथोफिजियोलॉजी है जिसमें हम किसी डिजीज की स्टडी करते हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा। देन हमने पढ़ा इंपॉर्टेंस इन फार्मेसी, क्या ड्रग एक्शन है, कैसे उसके टारगेट लोकेशन और फंक्शन इसमें पढ़ा जाता है ड्रग एक्शन में। डोसेज फॉर्म डिजाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। देन हमने पढ़ा प्रिवेंट साइड इफेक्ट्स, कैसे उसके साइड इफेक्ट्स को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। देन स्कोप में हमने पढ़ा कि अंडरस्टैंड हेल्थ एंड डिजीजेस में कैसे उसका बहुत बड़ा स्कोप है, और बेस ऑफ मेडिकल एंड फार्मास्यूटिकल साइंसेस में कैसे स्कोप है, कैसे ड्रग थेरेपी करवाई जाती है, कैसे पेशेंट केयर में ये बहुत बड़ा रोल है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का। फिर रिसर्च एंड कैरियर रिलेवेंस में कि कैसे रिसर्च एंड कैरियर में क्या रिलेशन है, क्यों हमें एनाटॉमी एंड फंक्शन जानने की जरूरत है, फिजियोलॉजी की जरूरत है। तो चलिए फिर हमारा ये एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी टॉपिक यहीं समाप्त होता है, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन अपने डाउट पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टॉपिक इसमें टर्मिनोलॉजीज इन ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तब तक के लिए नमस्कार एंड सार्थक एकेडमी की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।